नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं बलवंत सिंह। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भूगोल से संबंधित अपना चैप्टर चल रहा है दूसरा, विश्व की प्रमुख जनजातियां। और इस विश्व की प्रमुख जनजातियों में से हमने क्लास ले ली है एस्किमो जनजाति के बारे में, बुशमैन जनजाति के बारे में। अब अपना चल रहा है भील जनजाति का जो सिलसिला चल रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ेंगे। आज भील जनजाति का जो शेष बचा हुआ है वो इस वीडियो क्लास में पूरा कर लेंगे, और अगली वीडियो जो क्लास होगी अपनी वो होगी गोंड जनजाति के बारे में। चलो देखते हैं कि पीछे हमने जो पढ़ा है अभी तक, उसमें हमने भील जनजाति के बारे में पढ़ा है। भील जनजाति के बारे में शेष रहा हुआ जो भाग है वो आज हम देखने वाले हैं। तो इस भील की फिर से मैं चर्चा न करते हुए जो शेष बचा है उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि पीछे हमने वीडियो क्लास 2 भील जनजाति की पहले भी ले चुके हैं, तो ये तीसरी क्लास होगी। तो इसमें देखेंगे हम पिछली वीडियो क्लास में हम पढ़ चुके थे उनके आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में, उनके निवास के बारे में, तो निवास गृह और औजार के बारे में, उनकी समाज और संस्कृति के बारे में, पर्यावरण समायोजन के बारे में आज फिर से हम देखते हैं। हाँ, तो देखते हैं भीलों का पहले निवास गृह के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा उस वीडियो क्लास में कर लिया था हमने। तो निवास गृह है, यानी कि भीलों के जो निवास गृह है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हो सकता है भीलों के निवास गृह पर टिप्पणी लिखी, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भीलों के निवास गृह होते हैं, जो इनके आवास होते हैं, इनके जो घर होते हैं, वो घर इनके प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? प्रकीर्ण प्रकार के। प्रकीर्ण प्रकार का मतलब इसमें क्या होता है? प्रकीर्ण का मतलब होता है यहाँ, यानी कि जो अपने मारवाड़ी भाषा में हम बोलते हैं कि छीदे छीदे, हिंदी में बोले तो बिखरे हुए घर होते हैं। इनके घर है वो एक समूह में नहीं मिलते, इनके घर है वो प्रकीर्ण प्रकार के प्रतिरूप में बसे होते हैं। जैसे एक खेत के अंदर एक झोंपड़ा है या उनका घर है, या फिर अगले खेत में छोटे छोटे इनके घर होते हैं, छोटे छोटे इनके खेत होते हैं। और छोटे खेत में जो ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में अपना झोंपड़ियां बनाते हैं, घर बनाते हैं, निवास गृह बनाते हैं। तो मैं कहूँगी कि बिखरे हुए होते हैं। कैसे होते हैं? बिखरे हुए घर होते हैं इनके, एक जगह समूह नहीं होता इनका। कहने का मतलब है संघन नहीं होता। संघन बस्ती वो होती है जो बहुत जाड़े जाड़े बसे हुए हैं, यानी कि एक के बाद एक घर बने, बीच में ज्यादा खाली जगह नहीं है, रिक्त स्थान नहीं है, उसको हम संघन बस्ती कहेंगे। लेकिन इसको कहेंगे प्रकीर्ण बस्तियां, यानी कि बिखरे हुए होते हैं, खेतों के अंदर ढाणियों के रूप में बने हुए होते हैं। तो जो बिखरा हुआ प्रकार होता है इनका, उसी को हम बोलते हैं प्रकीर्ण प्रकार, यानी कि प्रकीर्ण प्रकार के इनके निवास गृह होते हैं, या निवास से आवास या बस्ती होती है इनकी, वो प्रकीर्ण प्रकार की होती हैं। हाँ, तो ये अपने घरों के अंदर करते क्या हैं? यानी कि इनके घरों के अंदर ज्यादातर कच्चे मकान होते हैं, झोंपड़ियां होती है। इन भीलों की झोंपड़ियों को कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कू। इनके जो झोंपड़े होते हैं या आवास गृह होते हैं उनको कू कहा जाता है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, कू। हाँ, लेकिन भीलों का देखो यहाँ लिख देता हूं मैं, आपको याद करना है कि यानी कि इनके झोंपड़े हैं वो क्या कहलाते हैं? कू कहलाते हैं। और भीलों का जो छोटा गांव होता है, भीलों का छोटा गांव होता है, उस छोटे गांव को क्या कहते हैं? और भीलों के बड़े गांव को क्या कहते हैं? ये आप याद रखना, पूरा लिखेंगे। भीलों के छोटे गांव और भीलों के, यानी कि भील जनजाति के लोगों के बड़े जो गांव होते हैं, इनको किस नाम से पुकारा जाता है? झोंपड़ों को किस नाम से पुकारेंगे? इनके जो झोंपड़े हैं उन निवास गृह, उनको कू के नाम से जानते हैं। और इनका जो छोटा गांव होता है, तो एक तो होता है इनका छोटा गांव और एक होता है बड़ा गांव। जैसे बड़ा गांव होता है भीलों का, उसको तो पाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाल। और जो छोटा गांव होता है उसको क्या बोला जाता है? फला। यानी कि छोटे गांव को फला और बड़ा गांव होता है उसको पाल बोला जाता है। छोटा गांव होता है
उसको क्या बोला जाता है, फला बोला जाता है। और जो छोटा गांव होता है उसको फला, और भीलों का जो बड़ा गांव होता है उसको पाल बोला जाता है। इनके घर बने कैसे होते हैं, इनके घर हैं वो किसके बने होते हैं, तो झोपड़ियां बनी होती है, घास फूस लकड़ी टहनियों से इनकी झोपड़ियां बनी होती है, पत्थर से बनी हुई दीवार होती है घर के सामने, जिनको गोबर से या खड़िया मिट्टी से, गेहूँ मिट्टी जो गेरू मिट्टी होती है या फिर जो गार होती है, गोबर और गार का लेप किया जाता है वहाँ पर, और उसमें वो मांडने भी मांडते हैं। इस प्रकार के इनके घर अपने को देखने मिलते हैं। इनके घरों के अंदर यानी कि इनके जो घर होते हैं, निवास गृह होते हैं, उनके अंदर अन्न भंडार अलग होता है, पशुओं के लिए अलग झोपड़ा होता है, और अपने खुद के रहने के लिए अलग आवास होता है। कहने का मतलब ये कई भागों में बटा होता है भीलों का घर भी। इसके बाद देखते हैं कि जो भील होते हैं ये कई प्रकार के औजार भी रखते हैं, जैसे शिकार करते हैं, तो इनके जो औजार होते हैं उनके बारे में और देख लेते हैं। मैं आपको ये शॉर्ट में ही बता रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो क्लास में मेरे हिसाब से पढ़ लिया है, फिर भी यदि भीलों की निवास गृह से पूछा जाएगा तो इनमें से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि इनके मकान होते हैं वो कच्चे मकान होते हैं। अब इनके औजार के बारे में देख लेते हैं। यानी कि भीलों के औजार, किनके, भील जनजाति के या फिर भीलों के बोलो आप। अब जो भील लोग होते हैं, आपको पता है भील एक शिकारी जाति है। प्राचीन काल में भी हमने इनको पढ़ा है, महाभारत और रामायण में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। जैसे रामायण के अंदर और महाभारत के अंदर, रामायण में जैसे सबरी की चर्चा होती है और एकलव्य की भी चर्चा होती है, आपने पढ़ा होगा। महाभारत में एकलव्य भील बालक तो वो इसी समाज से था। तो अब पढ़ेंगे हम भीलों के हथियार या कह सकते हैं आप औजार। भीलों के औजार कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो खास चीज़ है जो आपको पूछा जा सकता है प्रश्न में, उससे पढ़ेंगे। यानी कि ये पता है आपको, औजार में ये शिकारी जाती है। कैसी जाती है, शिकारी जाती है, शिकार करती है। तो शिकार किससे करती है, आपको पता है ये धनुष और बाण, धनुष बोले आप, बाण बोलते हैं, तीर कमान बोल सकते हैं। धनुष और बाण इनका मुख्य हथियार होता है। ये तलवार भी रखते हैं, यानी कि जब महाराणा प्रताप का इन्होंने साथ दिया था भीलों ने, तो तलवारबाजी भी ये जानते हैं। हाँ, और ये खंजर आप जानते होंगे, खंजर एक प्रकार का छुरा होता है, खंजर। इस प्रकार से ये हथियार रखते हैं। लेकिन अब विशेष तौर पर याद रखने वाली बात है, यानी कि इनके जो तीर होते हैं यानी कि बाण होते हैं, इनके बाण दो प्रकार के होते हैं। इनके बाण दो प्रकार के होते हैं। हो सकता है भीलों के दो बाणों के प्रकार बताइए, तो आपको वो ध्यान रखना है कि इनके दो बाण कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं। तो आप इनका नाम याद रखें। एक तो इसका नाम होता है हरियो बाण। क्या है, हरियो बाण होता है एक तो इनके, हरियो बाण। तो भीलों के बाणों के जो प्रकार है उसमें हरियो बाण है, एक है रोबदो, यानी कि रोबदो बाण। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपको, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भीलों के जो बाण होते हैं उनके प्रकार लिखिए, प्रकारों के नाम बताइए, कौन से होते हैं, तो आपको ये बताना है। एक ये रखते हैं फड़किया, फड़किया नाम सुना होगा आपने, फड़किया होता है। ये क्या होता है, फड़किया भीलों का एक प्रकार से औजार यानी कि हथियार होता है। ये जो जानवर होते हैं, छोटे पक्षी होते हैं, छोटे पक्षियों को पकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार से ये रस्सों का या चमड़े की रस्सियों का एक फंदा रखते हैं, और उस फंदे में छोटे पक्षियों को ये पकड़ते हैं। तो छोटे पक्षियों को पकड़ने का एक फंदा होता है। क्या है, पक्षियों को पकड़ने का, पक्षियों को पकड़ने का फंदा, पक्षियों को पकड़ने का एक फंदा होता है, उसे हम फड़किया बोलते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं, फड़किया, यानी कि फड़किया के नाम से जानते हैं। वो पक्षियों को पकड़ने का एक प्रकार का रस्सों से बना हुआ फंदा होता है। इसके अलावा ये लोग है वो क्या रखते हैं, आपको पता है आजकल आधुनिक ज़माने में बंदूक चल रही है। आधुनिक ज़माने में शिकार के लिए छोटी जो लंबी नाल वाली होती है
वो उस प्रकार की बंदूक भी रखते हैं। और इनके घर के अंदर और क्या मिलेगा, इनकी विशेषता होती है कि भीलों के घर के अंदर हाथ से आटा बनाने वाली जो चक्की होती है वो मिलती है, और एक बांस का पालना मिलता है। क्या मिलता है? बांस से बना हुआ पालना। पालने का मतलब यानी कि छोटे बच्चों को इसके अंदर रखते हैं, पालना, वो बांस का बना होता है, इनके घर में निश्चित रूप से मिलता है। और एक आटा बनाने वाली चक्की, आटा बनाने वाली आटा चक्की बोल सकते हैं इसको आप, एक आटा चक्की है वो इनके घरों के अंदर निश्चित रूप से पाई जाती है। चलो, ऐसा तो हमने शायद पिछली वीडियो क्लास में पढ़ लिया होगा, इसलिए मैंने आपको इसको ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया है। जो मुख्य हैं वो बातें आप ध्यान रखें। चलो देखते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे यानी कि भील जो लोग हैं इनका समाज और संस्कृति कैसी होती है, यानी कि ये लोग अपने समाज में कैसे रहते हैं, इन लोगों के रीति रिवाज कैसे हैं, किस प्रकार के त्योहार व्रत या फिर रीति रिवाज प्रथाएं इनके समाज में है, इनकी संस्कृति है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इनकी जो संस्कृति है वो बहुत ही इंटरेस्टदार है, आनंददायक है। यदि इनको आप बढ़िया तरीके से आनंद लेके पढ़ोगे, रुचि लेके पढ़ोगे, तो एक कहानी के रूप में पढ़ना पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। यानी कि ऐसे मानना कि आप भीलों की बस्ती में पहुंच गए हैं और वहां हर भील के घर में आप जाकर पूछ रहे हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो इस प्रकार यदि आप एक बार प्रत्यक्ष रूप से जाके वहां देख लेते हैं तो आपको फिर याद करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप आपको याद हो जाएगा। जैसे आप किसी धारावाहिक का दृश्य देखते हैं वो पूरा याद रहता है आपको, 3 घंटे की फिल्म आप देखते हो तो पूरी फिल्म आपको याद रह जाती है उसकी स्टोरी। उसी प्रकार प्रत्यक्ष रूप से यदि आप भीलों की बस्ती में गए हैं तो वहाँ किस प्रकार की प्रथाएं हैं, किस प्रकार के रीति रिवाज है, किस प्रकार के घर मकान निवास, वो सब आपको प्रत्यक्ष रूप से याद हो जाएगा, तो पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो देखते हैं, उसी प्रकार के दृश्य है वो हम बोर्ड के ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। आप इनसे अपने नोट्स तैयार करना, अपने नोटबुक में इनको नोट्स के रूप में तैयार कर लेना, जिससे कि क्लास में तब आप आओ तो आपको वहाँ अलग से नोट्स नए बनाने पड़े। देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं अगला पॉइंट। भील जनजाति पढ़ रहे हैं हम, भील जनजाति। और भील जनजाति में हम देखेंगे अब भील जो लोग हैं, भीलों की समाज व संस्कृति क्या देखेंगे, भीलों के समाज व संस्कृति। भील इनके देखेंगे आज समाज, यानी कि इनका समाज कैसा है, समाज व संस्कृति। समाज व संस्कृति के बारे में आज हम देखेंगे इस वीडियो क्लास के अंदर। देखते हैं कि भील लोगों के जो समाज है वो किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो हम चर्चा करेंगे भीलों के समाज में। तो हम एक एक लाइन से ले लेते हैं कि भील समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। भीलों में पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। पितृसत्तात्मक का अर्थ क्या होता है, यानी कि समाज के अंदर पिता को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। कोई भी कार्य करना हो, किसी प्रकार का निर्णय लेना हो, तो भीलों में ज्यादा जो महत्व होता है वो पिता का होता है, इसीलिए इसको पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। यानी कि भीलों में भी पुरुष प्रधानता पाई जाती है, भीलों के समाज में भी पुरुष प्रधानता पाई जाती है। तो यहाँ लिखेंगे हम, भीलों में पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। आप नोट्स लिख लें साथ साथ में। क्या पाया जाता है, पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय समाज भी कह सकते हैं आप। पितृवंशीय समाज पाया जाता है ऐसा कह सकते हैं, पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है ये लिख सकते हैं यहाँ पे, और या पुरुष प्रधान समाज पाया जाता है ये भी आप लिख सकते हैं। बात एक ही होगी, पुरुष प्रधान बोल दो, पितृसत्तात्मक बोल दो, पितृवंशीय बोल दो, बात एक ही होगी। हाँ, इसमें क्या है
कि ज़्यादा महत्व पिता को दिया जाता है, या घर के अंदर जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आगे देखते हैं कि भीलों के जो गांव होते हैं, अलग अलग गांव होते हैं, और अलग अलग गांव में अलग अलग इनके कुल पाए जाते हैं, और हर कुल का अपना एक अलग गण चिन्ह होता है। यानी कि भील अलग अलग गांव में, या भीलों के अलग अलग गांव में अलग अलग कुल पाए जाते हैं। भीलों के अलग अलग कुल अलग अलग गांवों में पाए जाते हैं। आप समझ गए होंगे, गांव में पाए जाते हैं, यानी कि इनके भी कुल होते हैं, इनके भी वंश होते हैं, कुल होते हैं, और एक कुल के आदमी अलग गांव में, दूसरे कुल के आदमी अलग गांव में पाए जाते हैं। अगला इसी के अंदर देखते हैं, पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये जो कुल होते हैं, जो ये कुल होते हैं, कुल या वंश होते हैं, उनकी पीढ़ी होती है, तो अलग अलग कुल का या प्रत्येक कुल का अलग गण चिन्ह पाया जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रत्येक कुल का अलग गण चिन्ह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गण चिन्ह पाया जाता है, अलग अलग गण चिन्ह पाया जाता है। गण चिन्ह होता है जैसे अपने अलग अलग राजाओं के अलग अलग जो झंडे के ऊपर अपना चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, वैसे इनके गण का भी अलग अलग, इनके कुल का भी अलग अलग गण चिन्ह होता है। यानी कि किसी का घोड़ा है, किसी का तलवार है, ये प्रतीक चिन्ह तो होते हैं। जैसे अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अपना अशोक स्तंभ है, इस प्रकार से इनका भी एक अलग गण चिन्ह होता है। तीसरी विशेषता देखते हैं इनके समाज की, यानी कि ये जो लोग होते हैं, भील लोग हैं, इनमें जो भील युवा हो या वृद्ध हो, उनके पत्नी जरूर पाई जाती है। पत्नी मिलने का मतलब वृद्ध हो या बूढ़ा हो, उनके पत्नियां मिलती है। भील युवा हो या वृद्ध, युवा हो या वृद्ध, इनके पत्नियां जरूर पाई जाती हैं। पत्नियां लिखा है मैंने, यानी कि एक से अधिक भी पत्नी पाई जाती है, पत्नियां जरूर पाई जाती है। हाँ, युवा हो या वृद्ध, इनके पत्नियां जरूर पाई जाती है। इससे क्या सिद्ध होता है? यानी कि हो सकता है अपने समाज में कोई कुंवारा रह जाए, पत्नी न हो, या फिर एक मर गई तो दूसरी न भी मिले, पहले वाली भी मुश्किल है, दूसरी तो मिलेगी कहाँ से? ये समस्या अपने समाज में। इनके इस समाज में इस प्रकार की समस्या नहीं है। यदि एक मर गई तो दूसरी शादी हो जाएगी, या छोड़ के चलेगी तो भी दूसरी हो जाएगी। युवा हो या बूढ़ा हो, उनकी पत्नियां जरूर होती है। इससे सिद्ध क्या होता है? इसका मतलब ये निकलता है कि भील लोगों में लिंगानुपात है वो अच्छा पाया जाता है, यानी कि महिलाओं की कमी नहीं होती। अगली विशेषता देखते हैं इनकी समाज और संस्कृति की। अगली विशेषता होगी आपके यहाँ, यानी भीलों में या भील जनजाति में कह सकते हैं, भीलों में बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। अभी चर्चा की थी हमने, बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है, बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है, ये अभी चर्चा की थी हमने। यानी कि भीलों के अंदर जो लिंगानुपात है वो अच्छा पाया जाता है, इसलिए वहाँ महिला अधिक होने के कारण ही इन लोगों में बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है। बहुपत्नी प्रथा का मतलब होगा, यानी कि एक भील पुरुष है वो एक से अधिक पत्नियां रख सकता है, ऐसी मान्यता देता है इनका समाज इनको। अपने समाज में शायद ऐसी मान्यता नहीं है, लेकिन भीलों के समाज में ऐसा है कि कोई भील ऐसा भी हो सकता है जिसके 2, 3, 4, 5 पत्नियां भी हो सकती है। उनका समाज इनको मान्यता देता है, उनकी ऐसी संस्कृति है, मान्य है। चलो अगला देखते हैं, यानी कि यहाँ देखते हैं कि विवाह का प्रस्ताव है वो वर पक्ष की ओर से ही आता है।
ये थोड़ा सा देख लें यहाँ पे। जब इन बिलों के अंदर विवाह होता है तो पहले वर पक्ष वाले यानी कि लड़के वाले ही पहले जाते हैं लड़की को देखने के लिए या सगाई करने के लिए। लड़की वाले पहले नहीं जाते, क्योंकि वहाँ लड़कियों की संख्या ठीक है, लड़कों की कम है। इसी कारण से क्या होता है, यानी कि विवाह का जो प्रस्ताव आता है वो लड़कों वालों की तरफ से आता है। यानी कि विवाह का प्रस्ताव, विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष, वर का मतलब लड़का या दूल्हा, प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है। वर पक्ष की ओर से आता है। कहाँ से आता है? वर पक्ष की ओर से आता है, लड़के वाले पक्ष से नहीं, लड़के वाले पक्ष से आता है। यहाँ देखिए यहाँ पे, यानी कि भील जनजाति में जो विवाह करते हैं तो विवाह का जो प्रस्ताव रखते हैं वो पहले वर पक्ष वाले, वर पक्ष का मतलब है यहाँ लड़के वाले ही पहले क्या करते हैं, विवाह के लिए प्रस्ताव भेजते हैं कि हम इन बच्चों की सगाई करते हैं या विवाह करेंगे आगे। इसमें ही हम ये भी लिख सकते हैं कि जब इनका विवाह होता है, जब इनका विवाह होता है तो लड़का वाला जो व्यक्ति होता है, लड़के का पिता होता है, वो लड़की वालों को कुछ दहेज देता है, कुछ रुपए पैसे या कुछ धन देता है। उसको क्या बोलते हैं? दापा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दापा बोला जाता है। यानी कि एक प्रकार से वो कन्या का मूल्य देता है और इसी कन्या मूल्य को क्या बोला जाता है? दापा। ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखें, विवाह के समय, विवाह के समय बिलों की बात चल रही है। बिलों में विवाह के समय वर पक्ष की ओर से, वर पक्ष यानी कि दूल्हे के पिता की ओर से, वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को, वधू पक्ष लड़के वालों को, वधू पक्ष को कन्या का मूल्य दिया जाता है। कन्या का मूल्य या पैसे दिए जाते हैं, कुछ मूल्य दिया जाता है, दिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे दापा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दापा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दापा कहा जाता है इसे। ये थोड़ा ध्यान रखें, दापा क्या है। क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि दापा क्या है, तो आप ध्यान रखें दापा क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाता है। देते किसको है? वधू पक्ष को देते हैं। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? बिलों में इसको दापा कहा जाता है। यानी कि एक प्रकार से विवाह के समय कन्या का मूल्य दिया जाता है वर पक्ष की ओर से, लड़कों वालों की ओर से, तो वो क्या कहलाता है? वो दापा कहलाता है। इसके अंदर आगे देखते हैं, हमें एक प्रथा होती है। जब विवाह करते हैं तो विवाह के कई प्रकार होते हैं, लेकिन एक हम देखते हैं इन बिलों के अंदर गोल गाधेड़ो, गोल गाधेड़ो, गोल गाधेड़ो नाम की एक प्रथा पाई जाती है। गोल गाधेड़ो प्रथा ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपसे, गोल गाधेड़ो प्रथा क्या है? गोल गाधेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? और गोल गाधेड़ो प्रथा को समझाइए, यानी कि इसके अंदर क्या होता है। तो यहाँ देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि भील जनजाति होते हैं, तो भील जनजाति में ये गोल गाधेड़ो प्रथा पाई जाती है। इसमें कोई भी युवक शूरवीरता व साहस का कार्य दिखलाते हुए, यानी कि कोई भी युवक शूरवीरता व साहस का कार्य दिखाते हुए, साहस का कार्य, शूरवीरता दिखाता है अपना। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा हो इन भीलों के अंदर, भील होना चाहिए, वो दूसरा नहीं, यानी कि वो शूरवीरता व साहस का कार्य दिखलाते हुए शादी हेतु युवती को चुनने का अधिकार पाता है या रखता है। कोई भी युवक शूरवीरता व साहस का कार्य दिखाते हुए किसी भी लड़की को विवाह के लिए
चुनने का अधिकार, चुनने का, विवाह के लिए चुनने का अधिकार पाता है। थोड़ा इसको समझेंगे हम। इसमें क्या होता है कि जब भीलों के यहाँ मेले लगते हैं या कोई उत्सव होता है तो उसमें क्या होता है, भीलों के कोई भी युवक होता है वो शूरवीरता या फिर साहस का कार्य दिखलाते हुए शादी हेतु किसी युवती को चुनने का अधिकार रखता है। यहाँ हम किसी भी की जगह ये कर सकते हैं कि वहाँ हो सकता है इनकी ऐसी कोई प्रथा हो कि इस मेले के अंदर लोग इकट्ठे हुए हैं, वहाँ इस प्रकार के कार्य चलते हों। तो विवाह के लिए चुनने का, यहाँ में लिखा किसी भी, तो हो सकता है कि वहाँ लड़कियां आई हो, घर वाले आए हो, कोई भी युवक शूरवीरता व साहस का कार्य दिखाते हुए लड़की को विवाह के लिए चुनने का अधिकार पाता है। बस ठीक है, इतना काफ़ी है। यही है गोल गादेड़ो प्रथा। कौन सी प्रथा है? गोल गादेड़ो प्रथा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं अगली विशेषता इनकी, यानी कि ये जो भील लोग होते हैं, ये भील लोग होते हैं वो प्रकृति पूजक भी होते हैं। भील लोग हैं वो प्रकृति की पूजा भी करते हैं। चलो देखते हैं अगली विशेषता देखते हैं। ये प्रकृति पूजक होते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं। ये लोग अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेत जादू टोनों में ये विश्वास रखते हैं। ये मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। ऐसी कुछ विशेषताएं, शायद हमने 6 देख ली थी या 5 देख ली, जो भी है अगला नंबर आप लगा लेना। देखते हैं कि भील लोग प्रकृति पूजक होते हैं। क्या होते हैं? भील लोग प्रकृति पूजक होते हैं। भील लोग है वो प्रकृति पूजक के होते हैं। कैसे होते हैं? प्रकृति पूजक होते हैं। प्रकृति में ये नाग देवता की पूजा करते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं। ये पेड़ की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं। ये सूर्य देवता की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। और ये नदियों की भी पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक चीजें हैं, इनका भी ये क्या है? पूजा करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है? भील लोग है वो प्रकृति पूजक हैं। हाँ, भील लोगों में शिक्षा कम पाई जाती है, भील लोगों में साक्षरता कम पाई जाती है, तो इसलिए ये लोग क्या है? ज़्यादा अंधविश्वास में भी डूबे रहते हैं। तो आप एक विशेषता इनकी लिख सकते हैं, यानी कि भील लोग हैं, भील लोग अंधविश्वासी होते हैं। क्या होते हैं? अंधविश्वासी होते हैं। भील लोग है वो अंधविश्वासी होते हैं। कैसे होते हैं? अंधविश्वास में भी होते हैं, अंधविश्वास करते हैं लोग। यानी कि ये लोग क्या करते हैं? जादू टोनों में विश्वास करते हैं। जादू टोनों, जादू टोनों में विश्वास करते हैं, या भूत प्रेत में, भूत प्रेत होते हैं, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, या झाड़ फूंक में भी ये विश्वास करते हैं, झाड़ फूंक में विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार जादू टोनों में विश्वास आप लिख देते हैं, और भूत प्रेत में विश्वास, और आप बता सकते हैं झाड़ फूंक में विश्वास। तो इसका मतलब ये लोग क्या हो गए? अंधविश्वासी हो गए, यानी कि ये विज्ञान से काफी दूर है। कारण क्या है? अशिक्षा, यानी कि ये लोग है वो इतने शिक्षित नहीं हैं। अब आगे देखते हैं कि ये भील लोग है वो अपने जो मृतक होते हैं इनके, उनका क्या करते हैं? ये दाह संस्कार करते हैं। भील लोग, भील लोग मृत का दाह संस्कार करते हैं, दाह संस्कार करते हैं। क्या करते हैं? दाह संस्कार करते हैं। ये भी हिंदू धर्म की तरह। और अगले इसकी एक विशेषता या संस्कृति और देख लेते हैं कि ये लोग गाने बजाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इनके कुछ नृत्य भी होते हैं। तो भीलों के मुख्य नृत्य भी आप याद रखें, भीलों के मुख्य नृत्य, तो आप ये ध्यान रखना, ये मोस्ट है थोड़ा सा। भीलों का गेर और घूमर, भीलों का जो नृत्य है वो घूमर और गेर। एक तो है इनका घूमर जो विश्व प्रसिद्ध है, और एक है इनका नृत्य गेर।
गैर और घूमर भीलों के मुख्य नृत्य है। हाँ, एक और इनकी विशेषता देख लेते हैं, यानी कि इनकी संस्कृति में आ जाएगा मेला त्योहार है। तो बेणेश्वर में एक मेला लगता है। बेणेश्वर कहाँ है? बेणेश्वर में मेला लगता है एक। बेणेश्वर में मेला लगता है, महादेव का मंदिर है वहाँ, शिव जी का मंदिर है, महादेव का मंदिर है। महादेव की ये पूजा करते हैं, ये इनको वहाँ कालाजी बोलते हैं, कालाजी के नाम से पुकारते हैं। और बेणेश्वर जो धाम है वो इन भीलों का या आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। इस बेणेश्वर धाम को क्या कहते हैं? बेणेश्वर मेले को क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है ये मेला। कौन सा मेला? बेणेश्वर मेला या बेणेश्वर धाम। जो कहाँ बना हुआ है? ये धाम बना हुआ है जब मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में माही नदी आती है और राजस्थान से फिर ये गुजरात में चली जाती है। लेकिन जहाँ त्रिवेणी संगम बनता है, सोम माही जाखम तीनों नदियाँ मिलती है, उसके पास में बेणेश्वर धाम बना हुआ है और उस बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और ये जो भील लोग होते हैं वो महादेव की मूर्ति को कालाजी के नाम से भी पुकारते हैं। और ऐसी मान्यता है कि कालाजी की कसम खाकर, यानी कि महादेव की कसम खाकर कोई भी भील है वो झूठ नहीं बोलता, या फिर हाथ में शराब का प्याला लेके और कालाजी की कसम, झूठी कसम है, वो भील लोग नहीं खाते। इसलिए कोई भी निर्णय लेना होता है इनको, तो न्याय होता है वो इनका इस प्रकार के मंदिर में होता है। हाँ, थोड़ा सा और देख लेते हैं भील जनजाति के बारे में। यानी कि इन भीलों के कुछ शब्दावली हैं, यानी कि भीलों की शब्दावली, भील लोगों की कुछ शब्दावली है, उनको हम देख लेते हैं। थोड़ा सा रह गया, इसको पूरा करते हैं इसी वीडियो क्लास के अंदर। चलो देखते हैं। तो इनका जो एक रणघोष होता है, रणघोष का मतलब युद्ध की जो शुरुआत करनी होती है, तो ये लोग है वो किस प्रकार से पुकारते हैं, यानी कि रणघोष, इनका जो रणघोष होता है वो किस प्रकार से पुकारते हैं। तो रणघोष के लिए जो शब्द काम में लेते हैं, ये वो शब्द होता है फायरे फायरे। एक शब्द होता है फायरे फायरे, यानी कि जब इनको युद्ध शुरू करना होता है तो ये फायरे फायरे के नाम से एक शब्द लेते हैं, जिससे सब लोग है वो युद्ध में अपनी ताकत लगा देते हैं। तो हम कहते हैं ना मारो मारो मारो, तो इसी प्रकार से फायरे 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 करते हैं। और हमने पीछे भी पढ़ लिया, पाल क्या होता है? पाल, भीलों में पाल क्या होता है? पाल भीलों का बड़ा गांव, बड़ा गांव किसका? भीलों का। और एक पढ़ा था हमने फला, फला क्या होता है? ये फला होता है, ये भी भीलों का गांव होता है, लेकिन ये भीलों का छोटा गांव होता है। क्या होता है? ये भीलों का छोटा गांव होता है। इसके बाद में एक शब्द हम पढ़ेंगे गमिति, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, मोस्ट है थोड़ा सा। गमिति किसको पालते हैं या बोलते हैं? गमिति है वो भील लोग किसको कहते हैं? जो पाल बड़ा गांव होता है भीलों का, और इस बड़े गांव का जो मुखिया होता है, जैसे हमारे सरपंच होता है, इस प्रकार इन भीलों के बड़े गांव का जो मुखिया होता है, उस व्यक्ति को पाल गमिति के नाम से जाना जाता है। यहाँ लिखते हैं हमें पाल यानी कि बड़ा गांव, पाल का मुखिया क्या होता है? ये पाल का मुखिया होता है। पाल क्या होता है? भीलों का बड़ा गांव। अब एक अगला शब्द है, एक और शब्द होता है बोलावा। बोलावा, बोलावा शब्द है वो भील जनजाति में किसके लिए यूज किया जाता है? तो दोस्तों भीलों के जो मार्गदर्शक होते हैं, भीलों के जो सलाह देने वाले होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? बोलावा बोला जाता है। भीलों में मार्गदर्शक, मार्ग दिखाने वाला होता है ना, यानी कि सलाह देने वाला,
तो आप कह सकते हैं सलाहकार। एक प्रकार से वकील होता है, कोई सलाह देता है भी ऐसे नहीं ऐसे करो, कोई भी काम है तो बिलों में जो सलाह देने वाला होता है, मुखिया जो सलाह देता है अनेक प्रकार की, या सलाहकार होते हैं, उनको भी लोग है वो बोलावा के नाम से जानते हैं। और अब अगला इसका टॉपिक आता है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। तो भील लोग क्या है, आजकल के आधुनिक संस्कृति के साथ मिलने लगे हैं, संपर्क होने लगा है, जिससे भील लोग भी जंगलों को छोड़कर गांवों में बसने लगे हैं, शहरों में बसने लगे हैं। अनेक प्रकार के काम है, जो शिकार है, पशुपालन को छोड़कर अन्य कार्य जैसे फैक्ट्रियों में, उद्योगों में, दुकानों में आदि तरह के काम करने लगे हैं। और भीलों के एरिया के अंदर अब जो हॉस्पिटल है या स्कूल है, कॉलेज है, बैंक है, एटीएम व्यवस्था है, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, जिससे कि भील है वो सामान्य यानी कि आधुनिक व्यक्ति से जुड़ सके और अपना जीवन बढ़िया तरीके से जी सके, अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सके। सरकार के भी प्रयास से जारी है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।